ईआरसीपी का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। आप वर्तमान में युवा नेता हैं, आप अभी युवा हैं, आपके सामने एक राजनीति का लंबा सफर बाकी है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक शख्सियतों से मुलाकात के क्रम में आज हम मिलते हैं एक युवा किसान नेता से जो एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में ईआरसीपी से भी जुड़े हुए हैं। विक्रम मीणा जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्वी राजस्थान के अंदर ईआरसीपी का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, इसके बारे में आप प्रकाश डालिए। देखिए, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को 3 करोड़ लोगों को बचाने के लिए हम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए पिछले 2 सालों से हम आंदोलन कर रहे हैं। और हमारा आंदोलन इस पूर्वी राजस्थान के हर उस व्यक्ति के लिए है जो इन 13 जिलों में बसता है। ये धर्म, जाति, संप्रदाय, राजनीति, विचारधारा, इन सब से ऊपर उठकर एक आंदोलन है जो जल आंदोलन हम कर रहे हैं। इसके लिए हम पिछले 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए हमने 13 जिले जा के घूम के आंदोलन किए, राजभवन के घेराव हमने किए, हमने जन जागरूकता यात्राएँ करी, पैदल यात्रा करी और हमने हर उस मूवमेंट को क्रिएट किया कि हम आंदोलनकारी लोग हैं कि सरकार तक हम बात पहुँचाएं और सरकार तक हम बता सकें कि ये जीवन जीने के लिए जैसे जल मूलभूत आवश्यकता है तो वो आवश्यकता की पूर्ति करके सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और वो नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ हम चाहते हैं कि उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो ताकि वो जल्दी से जल्दी धरातल पर क्रियान्वित होकर हमारे लोगों को, पूर्वी राजस्थान के लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। इसलिए हम इस आंदोलन में लगातार सक्रिय हैं। आप वर्तमान में युवा नेता हैं, तो युवाओं को बहुत सारे फील्डों में वो अपने आप को जोड़ रहे हैं, लेकिन आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि किसानों की आवाज़ उठाई जाए? देखिए, जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो देश में 2 विचारधाराओं ने काम किया, एक गरम दल, एक नरम दल। मैं भगत सिंह की विचारधारा वाला आदमी हूँ, लेकिन भगत सिंह के साथ साथ भगत सिंह ने हमें ये सिखाया, हमें विचारधारा के साथ साथ सिखाया कि देश की आज़ाद कराने में पूरी अंग्रेज हुकूमत से, पूरी ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए 23 साल का व्यक्ति, चाहे राजगुरु हो, सुखदेव हो, भगत सिंह, वो हंसते हंसते फांसी चढ़ जाते हैं और इस देश को आज़ाद कराने में अपना अहम योगदान देते हैं। तो मैं भगत सिंह की विचारधारा वाला व्यक्ति हूँ और मैं चाहता हूँ हम उस विचारधारा पे चलें, चाहे महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलें। हम मुद्दे की राजनीति करते हैं और हम चाहते हैं इस देश को, इस प्रदेश को, इस विधानसभा को, जहाँ भी जिस प्रकार भी ज़रूरत हो, युवाओं को आगे आकर हमारे देश को, क्योंकि भारत फिलहाल सबसे युवा देश है, यहाँ की 65% पॉपुलेशन युवा है, 35 साल से कम है। तो हम चाहते हैं सब लोग इकट्ठा हो और अपनी भागीदारी इस देश के नवनिर्माण में अपने की भागीदारी सुनिश्चित करें। सुनाए, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आप इतने उसमें समर्पित हैं कि आप चाहे विधायक हो या सांसद हो, किसी के सामने भी अपनी बात पुरजोर तरीके से रखते हैं? देखिए, मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। मेरे भी 2 बीघा ज़मीन है, तो मैं चाहता हूँ कि जब हम उस परिवेश से हम पले बढ़े हैं जहाँ पर हमारी फसलें होती थी, तभी हमें पढ़ाई के लिए हमें जो ज़रूरी सामान था वो उपलब्ध होता था। पढ़ाई, जब हमारी फसलें अच्छी होती थी तो हमें अच्छे कपड़े मिलते थे और जब हमारी फसलें अच्छी होती थी तभी हमारे घर में अच्छे पकवान बनते थे, नहीं तो हमारे वही दाल रोटी हमें जो नसीब होती थी वही मिलती थी। हमें कभी कभी खीर मुश्किल से हमें नसीब होती थी, कभी कभी हलवा, पूरी, जो भी हमारे लोग हैं इन्हीं को हम सबसे बड़ा पकवान मानते थे। इसके अलावा हम कोई बर्फ़ी ये हम जानते नहीं थे। हम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, तो हम चाहते हैं जिस तरह से गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति और गांव से जुड़ा हुआ, उस खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर गांव की बात नहीं करेगा, किसानी की बात नहीं करेगा, खेती किसानी की बात नहीं करेगा, तो उसको गांवों में पलने बढ़ने का क्या शौक है। तो मैं उस परिवार से आता हूँ, मैं किसान परिवार से आता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं किसानों की आवाज़ पूरे राजस्थान में, पूरे देश में बुलंद करूँ और मजबूती से किसानों के हक़ के लिए लड़ाई लड़ूँ। सुनाए, आप यहाँ के सांसद की गाड़ी पर भी चढ़ गए अपनी बात रखने के लिए, तो ये आपको तरीका कैसा लगा? देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो भगत सिंह ने वहाँ पर बम फेंक के भी अपनी आवाज़ बुलंद की। तब लोगों ने ये कहा, भगत सिंह से पूछा गया कि आपने तरीका सही नहीं था, तो भगत सिंह ने कहा बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। जब मुझे पता था ये गूंगी फेरी केंद्र की सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, हम पूरे प्रदेश में 13 जिलों में घूम कर हम आंदोलन कर रहे हैं, तो हमने बहरों को सुनाने के लिए हम उस करौली धौलपुर सांसद की गाड़ी चढ़ गए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सरकार की गाड़ी नहीं, हम सरकार की छाती पे भी चढ़ना पड़े, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े इन पूर्वी राजस्थान के लोगों को बचाने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। हमें बहरों को सुनाने के लिए जिस प्रकार भगत सिंह ने धमाके किए, उस तरह से ही हम धमाके करके हम बहरों को सुनाया। और आज ये मूवमेंट दोनों सरकारों की गले की फांस बन गई है और ये ईआरसीपी लागू करके ही हम दम लेंगे। इसके लिए मरते दम तक हम संघर्षरत हैं, हम प्रयास करते रहेंगे।
कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मुद्दा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में फंस कर रह गया है? देखिए, आपका सवाल एकदम सटीक है। मैं चाहता हूँ कि हमने दोनों सरकारों से लड़ाई लड़ी। हमने केंद्र सरकार से भी लड़ाई लड़ी, हमने राज्य सरकार से भी लड़ाई लड़ी। हमने स्टार्टिंग में ये कहा था, जब हमने आंदोलन किया था 2 अक्टूबर 2021 से, मैंने पूरे देश में और इस प्रदेश में, जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, पूरा देश 3 काले कानूनों की वापसी के लिए दिल्ली की तमाम बॉर्डरों पर बैठा था। तब मैंने एक राजस्थान के मूवमेंट को, जब उसमें कहा गया कि राजस्थान में सिर्फ ये पंजाब और हरियाणा का किसान आंदोलन कर रहे हैं, तब राजस्थान में मैंने खेती किसानी बचाओ यात्रा 2 अक्टूबर 2021 से खरनाल वीर तेजाजी महाराज के मंदिर से हमने प्रारंभ करी। हम पूरे राजस्थान में उस यात्रा को लेके गए, तो उसमें भी हमने ये मुद्दा रखा, क्योंकि हमें पता था राष्ट्रीय परियोजना केंद्र सरकार ही घोषित कर सकते हो। उस समय भी हम ये मुद्दा लेकर चले थे कि पूर्वी राजस्थान को नहर परियोजना को घोषित किया जाए राष्ट्रीय परियोजना। तो हमारी जो सोच थी उस समय भी ये थी कि हमारा जो 13 जिले का मुख्य मुद्दा था, तो हम चाहते थे कि यहाँ पर पानी मिले। तो हम जब खेती किसानी बचाने के लिए पूरे राजस्थान में यात्रा पे गए, तो हम लोगों के प्रति एकदम किसानों के प्रति हम आवाज़ बुलंद कर रहे थे पूरे राजस्थान। और हम चाहते थे ये राजस्थान का किसान खुशहाल हो, संपन्न हो, राजस्व बढ़े, आय बढ़े। हमारे लोग जो गांवों को छोड़ कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, वो लोग गांवों में रुके। जब महात्मा गांधी ने कहा था भारत गांवों में बसता है, भारत एक की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, तो हम खेती किसानी बचाने के लिए हम हमेशा संघर्षरत हैं, थे और आजीवन रहेंगे। आप अभी युवा हैं, आपके सामने एक राजनीति का लंबा सफ़र बाकी है, तो जब आप राजनीति की ऊंचाइयों को छूएंगे तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं उस समय? देखिए, मैं जीवन में कुछ बनूं या नहीं बनूं, जेहि विधि राखी राम रच राखा। प्रभु ने जो लिख दी वो होगा। जो मेरे भाग्य में लिख दिया समय से पहले, और भाग्य से ज़्यादा किसी व्यक्ति को कभी नहीं मिलता। हम राजनीति के रूप में सब कोई चाहता है कि राजनीतिक मेरा कैरियर बने। हमारा कैरियर सिर्फ, मैं चाहता हूँ मैं किसानों की आवाज़ बुलंद करूं इस देश के पटल पर। इस देश की राजनीति में किसानों का अहम योगदान हो। इस देश में जो अभी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो युवाओं को, मैं युवा हूं, युवा की बात करूंगा, लड़ते दम तक करूंगा, मरते दम तक करूंगा। युवाओं को जीवन जीने के लिए रोजगार की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। भारत की 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम है, तो यहाँ के युवाओं को बचाने के लिए हम चाहते हैं, हमने एक स्लोगन आपने देखा हो तो दिया, हम चाहते हैं, हम सरकारों से मांग करते हैं कि हर युवा को रोजगार और हर खेत को पानी मिले। ये हमारी मुख्य मांग है, और इसी के आधार पर हम इस देश में इस जो ये राजनीतिक जो पटल है, इस पर हम मुख्य धारा से उन गरीब तबके के लोगों, जब इस देश के महान किसान नेता हुआ थे स्वर्गीय राजेश पायलट साहब, तो उन्होंने कहा था इस देश की नीतियों में जब तक गरीब दबे कुचले लोग, उन गरीब लोगों को उन कुर्सियों पर नहीं बैठाएंगे जहाँ से देश की नीतियाँ बनती है, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। तो हम भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम है, क्योंकि किसानों के परिवार से आए हुए लोग जब तक उन कुर्सियों पर नहीं बैठे जहाँ से नीतियाँ बनती है, तब तक इस देश के किसानों का भला नहीं हो सकता। आने वाले कुछ समय में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो आप क्या देखते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से होने चाहिए आपकी नज़र से? देखिए, राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। ये 13 जिलों का महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे पहले तो हमने दोनों सरकारों से लड़ाई लड़ी, तो राज्य सरकार से हम लड़ाई जीत गए हैं। राज्य सरकार ने हमारी मांग, जनजीवन को बचाने की मांग को माना, और उन्होंने कुछ जो क्षेत्र हैं वो वंचित रह गए थे, बांध छूट गए थे। हम अभी पैदल चल के सीएम साहब से मिले, उन्होंने वंचित क्षेत्रों को जोड़ने का काम सप्लीमेंट्री डीपीआर के माध्यम से किया। तो हम चाहते हैं कि जब राजस्थान सरकार ने हमारी मांग पूरी कर दी, तो हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। बाकी पूरे राजस्थान में युवाओं को रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई, बहुत सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को आगे रखकर हम चुनाव में जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं युवाओं को आगे आए। युवा देश का भविष्य है। इस देश के नवनिर्माण में युवाओं को आगे आना चाहिए। मैं सचिन पायलट साहब को फॉलो करता हूं, वो इस देश में, इस प्रदेश में युवा है, उसको पूरे आइडल के रूप में यूथ पूरे देश की उनको चाहती है। तो मैं चाहता हूं जिस तरह से संघर्ष करना, अपने हक और अधिकार के लिए अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए लड़ना, यह हमारे खून में, हमारे रग रग में बसा हुआ। हम चाहते हैं कि हम इस मुद्दे के लिए इस प्रदेश में चुनाव, और जब तक मुख्य धारा से हम लोग नहीं जुड़ेंगे, राजनीति में हम नहीं आएंगे, हमारे लोग नहीं आएंगे, युवा आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम विकास इस देश का, राजस्थान का नहीं कर सकते। आप टोडाई में विधानसभा की में भी सक्रिय रहते हैं, तो आप अपने आप को इस विधानसभा तक रखते हैं या फिर ये मुद्दा आप चाहते हैं कि प्रदेश भर तक रहे, प्रदेश भर के किसान युवा जागरूक हों? देखिए, मैं पहले NHY में राष्ट्रीय सचिव रहा, मैं कई स्टेटों का इंचार्ज रहा, मैंने हमेशा छात्र हितों की लड़ाई लड़ी। मैं बिहार में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, मैं कई प्रदेशों में मैंने
पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया। लेकिन जब खेती किसानी की बात आई, हमारे देश के किसानों की बात आई, तो मैंने पार्टी को छोड़कर किसानों के लिए 13 महीने में बॉर्डर पर बैठा रहा। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं पूरे देश में काम किया, फिर मैंने पूरे राजस्थान में किसान आंदोलन में गांव-गांव जाकर खेती किसानी बचाओ यात्रा से पूरे राजस्थान में गया और राजस्थान के लोगों को इकट्ठा किया। टोडा भीम करीरी गांव में 2 लाख लोगों की हमने एक राकेश टिकैत साहब की सभा कराई, तब राजस्थान में मूवमेंट खड़ा किया। तो मैं टोडा भीम विधानसभा तक सीमित नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ पूरे देश में किसानों की आवाज़ बुलंद करूँ, युवाओं की आवाज़ बुलंद करूँ, क्योंकि मैंने पूरे देश में छात्र हितों की लड़ाई लड़ी और छात्रों की आवाज़ बुलंद की है। तो मैं चाहता हूँ, देखिए, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सबसे पहले अपने गांव में जाकर जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अपने गांव में, अपने लोगों में, अपने परिवार के बीच जाकर आपको वहां पर उन लोगों की जो क्षेत्राधिकार आपके अंडर में आता है, तो आपको उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उन लोगों के हक के अधिकार के लिए आपका पहला धर्म बनता है। तो उस लिए मैं इस टोडा भीम की धरती पर पैदा हुआ हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं टोडा भीम की जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ के लोगों के भले के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए, यहाँ के दलित के लिए मैं मुद्दे की राजनीति करना चाहता हूँ। मैं विकास की राजनीति करना चाहता हूँ। अब तक टोडा भीम में बहुत सारे चुनाव हुए। आज़ादी के बाद लगभग 15-16 MLA बने, 75 साल 77 बार गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस हमने अभी मनाए हैं। तो इसमें आज़ादी के बाद बहुत सारे विधायक बने। हमेशा यहाँ पर राजनीति हुई गोत्रवाद की, हमेशा राजनीति हुई यहाँ क्षेत्रवाद की, हमेशा राजनीति हुई यहाँ पर घाटा ऊपर घाटा नीचे की। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुद्दे की राजनीति हो, यहाँ पर विकास की राजनीति हो, यहाँ पर लोगों के भले की राजनीति की जाए। इसलिए मैं टोडा भीम विधानसभा से भी मैं उस मुख्य धारा से जुड़ने के लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। यदि आपसे एक सवाल पूछें कि ERCP योजना से टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में क्या बदलाव आया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम CM साहब के पास पैदल गए। CM साहब के पास पैदल गए तो हमारे कई बांध टोडा भीम विधानसभा के नहीं लिए गए थे उस बांध में। जैसे बिसन संबंध का बांध है, महेशबा का बांध है, पूंजेला का बांध है, रोसी का बांध है और कई बार रायसेना का बांध है। मैंने CM साहब से मिलकर इन टोडा भीम विधानसभा के सारे बांधों को जुड़वाने का काम किया। आप देख लीजिएगा, जितने भी बांध जुड़े उनमें टोडा भीम का एक भी बांध नहीं जुड़ा। जब ERCP परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी, हमारे लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो ये मुद्दा हमारे लिए कोई काम का नहीं था। इसलिए सबसे पहले हमने राज्य सरकार से लड़ाई लड़ी। इसमें हमारे मुद्दों को, जो यहाँ घाटे का बांध है, बिसन संबंध का बांध, महेशवा हमारे पास के गांव का है बांध है, और बहुत सारे बांध हमने जुड़वाए। और पूरे राजस्थान के जो 13 जिलों के जो महत्वपूर्ण बांध रह गए, मैं टोडा भीम की पर्टिकुलर बात आपने क्वेश्चन किया इसलिए करा, लेकिन हमने पूरे राजस्थान के 13 जिलों के जो बांध रह गए थे, इसमें 82-84 विधानसभा आती है, 10 सांसद का क्षेत्राधिकार इनसे आता है, उन सारे बांधों को हमने जुड़वाने का काम किया। और यहाँ से बदलाव चाहते हैं। जब हमारे टोडा भीम में लोगों को पानी मिलेगा, जैसे पश्चिम राजस्थान की रेगिस्तान भूमि है, वहाँ पर 3 फसलें होती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, रोज हले वल्ले संपन्न हो गए हैं। तो पूर्वी राजस्थान में टोडा भीम एक ऐसी धरती है, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। यहाँ अगर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित रूप से हो गई तो हमारे लोग खुशहाल होंगे, हमारे लोगों की खुशहाली आएगी, उनके चेहरे पर लाली रहेगी। और मैं चाहता हूँ जब हमारे टोडा भीम के लोग 3 फसलें करेंगे, तब हमारे लोगों का अमन, चैन और सुख शांति एकदम बहाल होगी और हमारे लोगों को रोजगार टोडा भीम में ही मिल जाएगा। विक्रम मीणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी सवालों का जवाब दिया और कोई उसमें सभी सवालों का बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप आए, आप हमसे जुड़े, आपने बात रखी, आपका दिल से धन्यवाद। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और सबसे वीडियो की सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन के लिए इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगली बार मिलते हैं किसी अन्य शख्स से। धन्यवाद। नमस्कार।